इतिहास है। इसमें क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जिनको हम थोड़ी-थोड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चनों को जो है रिपीटिव पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चन में से उसी की डिटेल को पूछ लिया जाता है। जो हम डिटेल यहाँ पढ़ते हैं, उसी डिटेल में से अधिकतर सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत से सवाल नहीं भी बनते हैं, ठीक है? तो इन सवालों को हमें पढ़ना चाहिए डिटेल के साथ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है? ये मल्टीपल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद इसमें बोला है कि इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन-कौन से ठीक हैं। अब इसमें अगर हम पहले को पढ़ें, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है, बिल्कुल ठीक है बात ये, ठीक है? रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए, दोनों के लिए रिट जारी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 26 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत कर दी इन्होंने बस। ये जो बात है ना यहाँ पर, ये 26 जनवरी 1950 को उद्घाटन सत्र, यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। जल्दबाजी में यहीं पर गलती होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई? इसका गठन हुआ था, ठीक है? गठन हुआ था, ना कि उद्घाटन। उद्घाटन हुआ था 2 दिन के बाद, यानी कि 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1950 को। बताओ, इतनी गहरी बात भी इसमें पूछी गई है, ठीक है? 28 जनवरी बहुत बहुत से बच्चे कम पढ़ेंगे, केवल ये पढ़ेंगे इसके उद्घाटन की डेट। बस इसको देख करके आंसर गलत हो सकता है, तो इसमें जो आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसके साथ ही कुछ थोड़ी-सी हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट बातें, जैसे आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन, 214 में उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल ये सभी हम देख लेंगे, धीरे-धीरे करके सभी आर्टिकल देखेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा आपने सुना होगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? संघीय न्यायालय ये वो न्यायालय था, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान था। 1937 में इसका गठन हुआ था, ठीक है? 1937 में, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, दूसरा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था एक। इसके साथ ही एक शब्द और था, अखंडता, ठीक है? अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान 1976 में हुआ था, 44वां हुआ था 1978 में। ये दोनों ही संविधान जो है इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन। 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इसके आसपास, यानी कि 41वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में, ठीक है? 1976 में। इसमें क्या हुआ था? 41वां संविधान संशोधन 1976 में। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बात मुझे ऐसी इसमें दिखाई दे रही है कि जो इम्पोर्टेंट लगती रही है मुझे। इसमें ये था कि जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके लिए है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य और अध्यक्ष की जो आयु होती थी पहले, 60 वर्ष की हुआ करती थी। इसमें 41वां संविधान संशोधन 1976 में इसको 62 साल कर दिया गया था, ठीक है? 62 साल कर दिया गया था, 62 वर्ष तक, ठीक है? तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट लग रही थी। हालांकि इसके अलावा और भी देखेंगे हम, जैसे 39वां है, इसके आसपास के देखेंगे। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, 1975 में। इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें जो है, जैसे प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष, इनसे संबंधित इनके जो चुनाव होते थे, इन चुनाव को उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इनके चुनाव से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था 39वां संविधान 1975 में। और इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय को वापस कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको वापस कर दिया गया था, इस शक्ति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो आसान क्वेश्चन है भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है? ये शब्द ऐसा है जो भारत को किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त करता है। इसके साथ ही इससे संबंधित एक बात देखेंगे, मई 1949, ठीक है? मई 1949, ये डेट याद रखेंगे, मई 1949। इसमें क्या था? इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, राष्ट्रमंडल की, किसने? भारत ने,
राष्ट्रमंडल की सदस्य ली थी, जो अभी भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये इससे इसलिए संबंधित है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, ठीक है? हालाँकि वो उसका सदस्य है, ऐच्छिक स्वैच्छिक सदस्य है, ठीक है? ये हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है? इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना की बात आई है तो प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठीक है? तो किसने कहा था? तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव, नाम याद रखेंगे, ठाकुरदास भार्गव ने। अगर बात करें आर्टिकल 32 की, ठीक है? आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, ये तो पता ही है, ठीक है? अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया है कि ये थोड़ी-सी नई लगेगी बहुत से बच्चों को। प्रस्तावना को जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी-थोड़ी डिटेल देखेंगे, हालाँकि डिटेल में और भी बहुत से बता सकता हूँ, लेकिन कम डिटेल में हम अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिटेल इसमें ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन-सी नहीं हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है? अंग्रेजी जो है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में नहीं है मतलब 22 भाषाएँ हैं 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। 15वीं कौन-सी भाषा है? अकेली भाषा है सिंधी, जो 15वीं भाषा थी, जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है? इसके बाद 15 हो गई थी, फिर 15 के बाद 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, नमक, ठीक है? नमक जोड़ी गई थी, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है? ये जोड़ी गई थी भई 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? 1992 में, ठीक है? इन तीनों को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक? इसके अलावा 92वां संशोधन हुआ था 2003 में। 92वां संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है? संथाली। तो इस तरह से ये भाषाएँ हो गई थी टोटल 22, ठीक है? 22 भाषाएँ हो गई थी। आर्टिकल 120 याद रखेंगे भई। आर्टिकल 120 याद रखेंगे। देखो संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता चलूँ। आर्टिकल 120 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 120 में क्या है? इसमें जो है संसद की भाषा होगी। संसद की भाषा क्या होगी? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है? लेकिन कोई अगर इन भाषाओं में अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो वो लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति की परमिशन लेकर के इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा में अपना वक्तव्य रख सकता है, ठीक है? आर्टिकल 120 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण के संबंध में है, ठीक है? प्रावधान है। तो इसको देखो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आर्टिकल एक तो 5 सॉरी अनुसूची 5 है, 5वीं शेड्यूल है और छठी। एक 5वीं है और एक है छठी। 5वीं में क्या है? 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, सिवाय किसके? ये हैं 4 राज्य याद रखेंगे इसमें, ठीक है? इन अलग-अलग पूछा जा सकता है। असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है? और मिज़ोरम। ये मैंने आगे-पीछे बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों को छोड़ कर के, ठीक है? इन राज्यों को छोड़ कर के जो इनकी अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको उन क्षेत्रों को छोड़ कर के जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति है, उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 बताती है। लेकिन अगर 6 की बात करें तो 6 असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन चारों के अनुसूचित क्षेत्रों के, इन चारों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजाति हैं, उसके प्रशासन नियंत्रण के बारे में, ठीक है? तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। दोनों में यही इसमें कन्फ्यूज़ होता होगा। 5 में क्या है? 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़ कर के और 6 में बाकी को छोड़ कर के अपोज़िट कर लेंगे कुल मिलाकर के इसका, ठीक है? इसके अलावा चौथी अनुसूची भी है इसमें। चौथी अनुसूची क्या है? इसमें जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है राज्यों का और साथ में यूटी का भी, ठीक है? ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है? ये स्टेटमेंट देके पूछा जाता है क्या? यूटी जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इनसे भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व लिया जाता है, चौथी अनुसूची में तो लिया जाता है, ठीक है? यूटी प्लस राज्य, ठीक है? इनसे राज्यों का प्रतिनिधित्व है चौथी अनुसूची में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, सभी को पता है, आसान बात है यहाँ पर ही।
7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बँटवारा है, ठीक है? यानी कि सूचियाँ दे रखी हैं, जैसे संघ सूची हो गई, ठीक है? केंद्र के लिए हो गई, ठीक है? संघ सूची हो गई, इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में इस समय 61 और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। तो इन विषयों को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है तो विधान परिषद हो जाएगा। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे एक वर्ड याद रखेंगे, सरला, ठीक है? सरला याद रखेंगे। सा से संसद, संसद किसमें है? 79 में। र से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा 81 में। इनमें को अगर मैं 89 जोड़ दूँ सभी में को, 89 सभी में जोड़ दूँ, तो जो भी आएगा यानी कि ये 168 आ जाएगा, ये 169 आ जाएगा और ये 170 आ जाएगा। तो ये जो अब संख्याएँ आई हैं, तो ये इनके अपोजिट है। संसद को क्या कहा जाएगा? विधानमंडल कहा जाएगा किसी भी स्टेट में, विधानमंडल, ठीक है? संसद के समान होती है विधानमंडल। तो 168 में हो जाएगी विधानमंडल। राज्यसभा मतलब विधान परिषद, ठीक है? विधान परिषद और राज्यसभा। तो 169 में हो जाएगी विधान परिषद, ठीक है? विधान परिषद। और साथ ही में 170 में हो जाएगी लोकसभा नहीं, क्योंकि लोकसभा तो केंद्र में हो जाएगी, राज्य में हो जाएगी विधानसभा, ठीक है? विधानसभा हो जाएगी, ठीक है? हालांकि इसमें को थोड़ी सी और अभी डिटेल में बताता, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो इसमें गलती हो सकती है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, यह नाम बहुत अधिक सामने आता है इस मामले में, तो ये गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा, नंदलाल बोस, ठीक है? नंदलाल बोस ने ये काम किया था। इसके अलावा अगर बात करें प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, तो इन्होंने इंग्लिश में सुलेखन किया था, ठीक है? इंग्लिश में सुलेखन किया था किसका? संविधान का। और भाषा यानी कि शैली क्या थी? शैली भी पूछी जाती है, इटैलिक शैली, ठीक है? इटैलिक शैली थी। एक नाम और आता है बसंत कृष्ण वैद का, ठीक है? बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है हिंदी का जो अनुवाद था, हिंदी में जो अनुवाद था उसका सुलेखन किया था, ठीक है? जो हिंदी में अनुवाद था उसका सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद ने, हिंदी का, हिंदी वर्जन का। साथ में अगर ये भी पूछा जा सकता है फिर हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद किसने किया था फिर? हिंदी अनुवाद, तो ये भी एक नाम याद रखेंगे, तो वो नाम है घनश्याम, घनश्याम गुप्त, ठीक है? तो ये नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आसान है, भाग 2 हो जाएगा भाई, ठीक है? भाग 2 इससे संबंधित है। ये कौन सा भाग है? ये भाग 12, ये 12वां भाग है। ये किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संपदा से है, ठीक है? वित्त, संपत्ति, संपदा और वाद, ठीक है? उनसे संबंधित है ये। भाग 6, भाग 6, 5, 8 सभी अभी ये वो आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि भाग 10 के बाद 20 तक, 10 से 20 तक तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। आसान है, ठीक है? 14 हो जाएगा इसका तो, ठीक है? 14 हो जाएगा। आर्टिकल 23 और 24 एक साथ आएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 में क्या है भाई? आर्टिकल 23 में है मानव तस्करी से संबंधित है और जबरन श्रम से है, ठीक है? जबरन श्रम प्लस मानव तस्करी से संबंधित है। और ये जो आर्टिकल 24 से एक संबंधित एक वाद है, यह है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु। हालांकि यूपीएसआई में अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन ये कुछ पता नहीं कब क्या पूछ ले, ठीक है? तो 1996 का बात था, तो ये बात इसी से संबंधित है, आर्टिकल 24 से, इसको याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित वाद कौन सा हो जाएगा? तो भाई आर्टिकल 54 क्या है? आर्टिकल 53 देखते हैं भाई। आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में तो भाई राष्ट्रपति का पद है, ठीक है? आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में पद है, आर्टिकल 52 में पद है। और आर्टिकल 53 में है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है? ये इसमें दे रखी है कार्यपालिका शक्ति, इसे ऐसे लिख लेंगे, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है?
इसके अलावा आर्टिकल 54 में निर्वाचन इस तरह से याद रखेंगे इसको, ठीक है? 54 निर्वाचन 55 में जो है इससे अगला ही इसका स्टेप है, यानी कि निर्वाचन की रीति यानी कि प्रक्रिया, ठीक है? यही प्रक्रिया इसमें दी हुई है आर्टिकल 55 में, यही इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 55, ठीक है? आर्टिकल 55 इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें एक आर्टिकल और याद रखेंगे अभी 56, ठीक है? एक साथ अगर मैं सारे बता दूँगा फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। 56 के बाद किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। कार्यकाल है, ठीक है? कार्यकाल है, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, तो ये कार्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? उपसभापति कौन थे लोकसभा के? ठीक है, अभी पहले पूछे हैं इसमें, तो पहले कौन से थे भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, एम अनंत शयनम, ठीक है? एम अनंत शयनम हो जाएगा। और अगर बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, मावलंकर इनका पूरा नाम है। और उपाध्यक्ष हो जाएंगे यही, ठीक है? उपाध्यक्ष यही हो जाएंगे। इसके साथ ही ये जो है एम अनंत शयनम, इनकी मृत्यु के बाद ये अध्यक्ष बने थे, यानी कि दूसरे अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के दूसरे नंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो वो एम अनंत शयनम थे। इस बात को याद रखना है। पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और इसमें कि जो लोकसभा है, ठीक है? लोकसभा, चलो राज्यसभा को भी देख लेते हैं, ठीक है? एक साथ अगर याद करते हैं ना तो अच्छे से याद रहता है। लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन कब हुआ था लोकसभा का? इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 3 अप्रैल को, पहले ही हो गया था इससे, ठीक है? 3 अप्रैल 1952 को। अगर बात करें दोनों की ही बैठक की, तो दोनों की ही बैठक जो हुई थी, तो 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को ही दोनों की प्रथम बैठक हुई थी। तो इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो 66 किससे संबंधित है? तो 66 हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव से, ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसके अलावा इसमें और भी आर्टिकल हो सब बन सकते हैं, जैसे इसमें ये दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों की अवधि, ठीक है? ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल 83 में है, ठीक है? आर्टिकल 83 में दोनों सदनों की अवधि अलग-अलग है वैसे तो उसमें ये, जैसे 83 का क्लॉज 1 और 83 का 2, ठीक है? 83 के 1 में है लोकसभा की सॉरी राज्यसभा की, ये राज्यसभा की है इसमें, ठीक है? 83 के 1 में राज्यसभा की हो जाएगी। हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट ये है कि 83 में है अवधि, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। राज्यसभा की अवधि क्या है भई? 1 तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं 2 वर्ष में, ठीक है? इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ये भंग नहीं होती है ये। 83(2) यानी कि इसमें लोकसभा की अवधि के बारे में 5 साल के लिए नियुक्त की जाती है लोकसभा, ठीक है? फिर अगली लोकसभा का गठन होता है, ठीक है? इसके अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी यानी कि आर्टिकल 76 इनसे संबंधित है, ठीक है? नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्लस साथ में ही आर्टिकल 88 इनके विशेषाधिकारों के बारे में बताता है, इनके और प्लस में मंत्रियों के। अगला क्वेश्चन ये है, विशेषाधिकार क्या है? वो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है? अगर वो उसके सदस्य नहीं है तो वो मतदान नहीं कर सकते, बाकी अपना मत रख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते अगर उसके सदस्य नहीं है, ये इनका विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन ये है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर, यानी कि वही है जीएसटी की बात है इसमें, नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के एक साथ शक्ति प्रदान की थी। तो ये 101वां संविधान संशोधन था 2016 में, ठीक है? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था ये। इसके अलावा 1 जुलाई 2017 याद रखेंगे, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी काउंसिल की यानी कि जीएसटी परिषद की आर्टिकल 279 याद रखेंगे, 279 में संबंधित 279 जो है वो जीएसटी परिषद से संबंधित है, जीएसटी परिषद इसी में है। और जो अध्यक्ष होते हैं इसके जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, तो वो होते हैं वित्त मंत्री, ठीक है? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे संबंधित है 20? तो ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जैसे 2 सिद्धि के संरक्षण है, ठीक है? के संदर्भ में कुछ संरक्षण है। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये कौन से में है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 10, ठीक है? आर्टिकल 10 हो जाएगा। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये 43 बी में जोड़ा गया था, ठीक है? डीपीएसपी में 43 बी में जोड़ा गया था ये। और ये कौन से संशोधन हुआ था? 97वां संशोधन हुआ था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए 43 बी में इसको जोड़ा गया था। पदावधियों का यानी कि उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से कौन सा
कथन गलत है। कौन-सा कथन गलत हो जाएगा? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकते हैं क्या भाई? जो राज्यपाल हैं, राज्य की विधान परिषद का स्थगन स्थगन तो कर देंगे, ठीक है? स्थगन तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राज्य की विधान सभा का स्थगन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, तो भंग नहीं कर सकते, यही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको इस वाले कलर से कर रहा हूँ, तो ये वाला गलत हो जाएगा इसका, भंग नहीं कर सकते क्योंकि वो जैसे विधान परिषद भंग नहीं होती, वैसे ही जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती, वैसे ही विधान परिषद भंग नहीं होती है, ठीक है? और जैसे मैंने बताया था 83 का आर्टिकल 83 का 1 बताया था मैंने, 83 का 1 बताया था किसके लिए? राज्यसभा के लिए कि वो भंग नहीं होती है, ठीक है? उसी तरह से इसमें को अगर मैं 89 जोड़ देता हूँ, 89 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 172, ठीक है? 172 यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपोजिट रहेगा इसका। 172 के 2 में क्या है? 172 के 2 में विधान परिषद के बारे में है। विधान परिषद भंग नहीं होती है। इसमें भी वही चीज़ है कि हर 2 वर्ष में जो है एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 172 2 में 172 1 में क्या है? 172 1 में विधानसभा के बारे में बताया गया है, विधानसभा की अ, अवधि यानी कि 5 साल में जिस तरह से लोकसभा होती है, तो ये इस चीज़ में है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा याद करने का तरीका है बस ये और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल 22 की बात की गई है इसमें, तो 22 हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण इसमें, ठीक है? ये 22, 23 ये तो देखो याद होने चाहिए। कुल मिलाकर के मूलाधिकार के जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये गलत नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर के अगर एग्जाम में आते हैं तो। ये धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव आर्टिकल 15 में है ये। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता 16 में हो जाएगा, ठीक है? 16 में आर्टिकल 16 4 याद रखेंगे। 16 की क्लॉज 4 यानी कि पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण है ना वो आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 16 की 4 में जो आरक्षण है। इसके अलावा एक बात ये है इंदिरा शाहनी इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ ये इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये 1992 का बाद है। इसमें जो है जो ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण था उसको बरकरार रखा गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है भाई? इसके अलावा संपत्ति का अधिकार है ये। संपत्ति का अधिकार पहले 19F में हुआ करता था, 19F में हुआ करता था, आर्टिकल 31 में हुआ करता था। इसको अब हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना करके आर्टिकल 300 के में रखा गया है। किस संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है? तो ये फेमस बात है वैसे तो। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो कौन-सा कथन सही हो जाएगा? 1975 में आपातकाल के समय गुलज़ारीलाल नंदा नहीं, गुलज़ारीलाल नंदा नहीं थे, ये इंदिरा गांधी थी इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है? इंदिरा गांधी हुआ करती थी, 3 बार आपातकाल लगा था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा इनकी कम से कम हमें सन याद होनी चाहिए। 1900 ये लगा था सबसे पहले चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है? 1962 में लगा था, चीन के साथ युद्ध हुआ था तब। इसके अलावा 1971 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है? बांग्लादेश अलग हो गया था और थर्ड 1975 में जिसकी बात की जा रही है, ठीक है? ये आंतरिक अशांति के कारण उस समय हालाँकि आंतरिक अशांति कहा जाता था इसको, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 इसको याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें इसको प्रतिस्थापित कर दिया था यानी कि चेंज कर दिया था। आंतरिक अशांति शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। इस शब्द को चेंज कर दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया था इसको, इस शब्द को। तो याद रखें कौन-सा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा मिलान सही है? तो कौन-सा मिलान सही हो जाएगा? देखो यहाँ पर ऐसे नहीं पता लग पाएगा, एक बार हमें अगर ये अच्छे से पता है तभी हम देख सकते हैं, ठीक है? तो वैसे इसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है वैसे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है? ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये है। हालाँकि इसमें हमें सभी पता होने चाहिए, जैसे ए में तो यही हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर 19 ए एक बी हालाँकि चलो बी से याद रख लेंगे केवल। बी में क्या है? बी में सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा संघ, सभा संघ। इसके बाद डी में क्या है? डी में हो जाएगा आवागमन की, है ना? इसके अलावा ई ई में क्या है? ई में है भई निवास करने की किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता।
एफ को मैंने बताया, एफ को जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया था, पिछले ही किसी क्वेश्चन में बताया। इसके बाद जी आ जाएगा, जी में क्या था? जी में व्यापार की स्वतंत्रता है भाई, ठीक है? व्यापार करने की स्वतंत्रता तो ये है, इनको किसी में पूछा जा सकता है, बाकी इसमें कहीं सब अलग-अलग हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्न में से कौन-सा गलत है? ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन अधिक वैसे गलत होते हैं वैसे, ठीक है? इसमें कौन-सा गलत है? हम सोच लेते हैं कि कौन-सा सही पूछ रहा है तो बस वहीं को लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सही है ये तो, ठीक है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को बिल्कुल ठीक है। 30 वर्ष की आयु का राज्यपाल, 30 वर्ष नहीं है यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर भाई 35 वर्ष, ठीक है? 35 वर्ष हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए भी और प्लस में राज्यपाल के लिए, दोनों के लिए 35-35 वर्ष हो जाएगा। आर्टिकल 153 आर्टिकल 153 में क्या है? आर्टिकल 153 में राज्यपाल है, ठीक है? मुख्यमंत्री किसमें है? मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 में जो है राज्य की मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये इसमें बात की गई है। हालाँकि आर्टिकल 164 में नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है? तो इनमें से जो सा भी क्वेश्चन आएगा उसी को लगाना है। 63 में मंत्रिपरिषद के बारे में है, राज्य मंत्रिपरिषद के जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भाई भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि रेल मंत्री भाई रेल मंत्री यानी कि ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल है 75, ठीक है? आर्टिकल आर्टिकल 75 से संबंधित है। वैसे आर्टिकल 74 में क्या है भाई? आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में है आर्टिकल 74, ठीक है? मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है? जैसा भी पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से, यानी कि प्रमुख या प्रधान एक ही बात होगी। इसके अलावा आर्टिकल 75 मैंने बताया कि आर्टिकल 75 से संबंधित है। ये आर्टिकल 75 में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही जो मंत्री होते हैं, मंत्री इसी आर्टिकल में बात की गई है। मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये बात याद रखेंगे। वही चीज़ इसमें है कि इसकी सलाह पर किसके द्वारा? भाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये ए और बी, ठीक है? तो इससे बच के रहना है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। मैंने वही चीज़ बताया कि थोड़ा बच के रहना है यहाँ पर, की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो कौन-सा सही है? ज़ाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो थे, बिल्कुल ये बात ठीक है, पहले ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? बाकी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले राष्ट्रपति थे। हालाँकि ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थर्ड नंबर के थे, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति ये पहले थे, ठीक है? और ज़ाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों ही ऐसे मुख्यमंत्री थे मुस्लिम, जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हुई थी, ठीक है? ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है? अबुल कलाम आज़ाद। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के, आज़म लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये अबुल कलाम आज़ाद लिखा जाएगा, ये आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो अभी इसके बारे में बात हो चुकी थी, ठीक है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में अच्छे से बात हो गई थी इसकी। 11वीं और 12वीं में सभी को अच्छे से पता है। 11वीं में जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें जो है पंचायतों की शक्ति है और इसमें जो है नगर पालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है? नगर पालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। इन विषयों को भी याद रखना है दोनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका जो आंसर बनेगा यही बनेगा, पहला वाला। पहला वाला इसका आंसर बनेगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के मान्यता के अधिकार है, ठीक है? इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो, ये तो है ही, इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है इसमें, जैसे
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यानी कि इसको हम यूडीएचआर लिखते हैं, ठीक है, यूडीएचआर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, डी से हो जाएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हो जाएगा, डिक्लेरेशन के बाद ह्यूमन राइट्स हो जाएगा ये आगे, ठीक है, ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म भी ना तो इसमें पूछा जा सकता है डी का मतलब बताओ क्या होगा, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये जो है 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा हुई थी। 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर को 1948 को घोषणा होने के बाद ही 10 दिसंबर से ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज 25 ही क्वेश्चन रखेंगे और मैं क्वेश्चन धीरे-धीरे बढ़ा दूँगा नहीं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 की बात की है। 4 का विवरण प्रस्तुत करता है। 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी दिए हुए हैं। डीपीएसपी ये गलत हो गया। तो डीपीएसपी हो जाएगा आर्ट भाग 4 में, ठीक है? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, वही राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में है, ठीक है? जो आर्टिकल 12 में, इसी के साथ आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में इम्पोर्टेंट चीज़, आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि जो डीपीएसपी होंगे ना, जो डीपीएसपी होंगे तो वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ठीक है? डीपीएसपी ये बात कहता है, इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से ये वाला आर्टिकल, ठीक है? और बाद में देखेंगे, अभी इतना ही, ठीक है? तो ये वीडियो थी और बाकी आप बाद में मैं क्वेश्चन बढ़ा दूँगा धीरे-धीरे।